दोपहर की झुलसाती गर्मी थी। सूरज की तेज किरणें राजपुर की अदालत की इमारत पर ऐसे बरस रही थीं जैसे आसमान से आग के लपटें गिर रही हों। अदालत में वकील, मजिस्ट्रेट, आवेदनकर्ता और गवाहों का हुजूम था। कागजों के पलटने की आवाज़, फाइलों के खुलने बंद होने की खड़क और वकीलों की ऊंची आवाज़ में होने वाली बहस एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। हर शख्स अपने मुकदमे की तैयारी में मशगूल था। कोई फाइलें पलट रहा था, कोई अपने मुवक्किल से बात कर रहा था और कोई जज के आने का इंतज़ार कर रहा था। मगर इसी भीड़ में एक औरत सबकी नज़रें अपनी ओर खींच रही थी। उसका नाम प्रतीक्षा शर्मा था। उम्र सिर्फ 27 साल, मगर आंखों में इरादे की रोशनी, चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में ऐसी मजबूती कि देखने वाला हैरान रह जाता। राजपुर के लोग उसे इंसाफ की देवी कहते थे, क्योंकि वह मुकदमे जीतने के लिए नहीं लड़ती थी, बल्कि सच्चाई और इंसाफ के लिए। लोग कहते थे कि प्रतीक्षा किसी भी हद तक जा सकती है, मगर सच यह था कि वह केवल अन्याय के खिलाफ खड़ी होती थी। उसकी जिंदगी का सफर आसान नहीं था। 10 साल की उम्र में ही एक हादसे में माता पिता का साया उठ गया। रिश्तेदारों के घर पर पली बढ़ी, जहां अनाथ होने की तजलील और बोझ समझे जाने का दर्द देखा। यही तजुर्बा उसे कानून की पढ़ाई की ओर ले गया। कॉलेज के दिनों में रात भर जागकर किताबें पढ़ती, क्लास में सबसे आगे बैठती और बहस में सबको पीछे छोड़ देती। ग्रेजुएशन के बाद उसने राजपुर अदालत में वकालत शुरू की और जल्दी ही नाम कमाया। खास तौर पर वह वे मुकदमे लड़ती जो गरीबों और जुल्म सहने वालों के लिए होते और दूसरे वकील छोड़ देते। उसी अदालत में एक दिन एक मुकदमा पेश हुआ जिसने प्रतीक्षा की जिंदगी बदल दी। मुकदमा था 14 साल के लड़के विवेक पर, जिस पर इल्जाम था कि उसने पड़ोस की दुकान से चोरी की। लड़के का बदन कमजोर, चेहरा पीला और आंखों में डर के साथ मासूमियत झलक रही थी। पुलिस ने हथकड़ियां लगाकर अदालत में लाया और वह कांप रहा था। लोग कह रहे थे, यह तो चोरों के घराने का है, ये बचपन से चोर है, सजा मिलनी चाहिए ताकि बड़ा होकर अपराधी न बने। मगर जब प्रतीक्षा ने विवेक को देखा, उसका दिल पिघल गया। उसे अपनी बचपन की तन्हाई और दर्द याद आ गया। उसने तुरंत फैसला किया कि यह मुकदमा वह खुद लड़ेगी। विवेक ने रोते हुए बताया कि उसने भूख से मजबूर होकर दुकान से रोटी उठाई थी, क्योंकि घर में कुछ नहीं था। माँ सालों पहले मर गई थी। पिता शराबी और घर में अक्सर फाके पड़ते थे। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। विपक्षी वकील ने जोरदार दलीलें दी कि लड़के का माजी खराब है, अगर अभी सजा नहीं मिली तो बड़ा अपराधी बन जाएगा। मगर जब प्रतीक्षा खड़ी हुई तो पूरा माहौल बदल गया। उसकी आवाज़ में ऐसा असर था कि सब चुप हो गए। उसने कहा, कोई बच्चा केवल अफवाहों और सतही सबूतों पर अपराधी नहीं ठहरा सकता। विवेक का अपराध नहीं, मजबूरी है। भूख अपराध नहीं, ये तो समाज की नाकामी है। उसने गवाहों के बयानों को चुनौती दी, विवेक की हालत और हालात की कहानी सुनाई और अदालत को यकीन दिला दिया कि यह चोरी नहीं बल्कि भूख की मजबूरी थी। आखिरकार जज ने फैसला दिया कि विवेक बेकसूर है और उसे किसी जिम्मेदार व्यक्ति की निगरानी में रखा जाए। प्रतीक्षा ने सोचा कि विवेक को किसी संस्था में भेजना उसे फिर से तन्हाई और पीड़ा में डालने के बराबर होगा। अपनी बचपन की तन्हाई याद आ गई। उसने फैसला किया कि वह खुद उसकी जिम्मेदारी लेगी। अदालत ने अनुमति दी और इस तरह विवेक प्रतीक्षा के घर आया। शुरुआत में वह डरपोक रहता, कोने में बैठता और कम खाता, मगर प्रतीक्षा के प्यार और सम्मान ने उसका दिल जीत लिया। उसने विवेक को नया कपड़ा दिलाया, स्कूल में दाखिला कराया और रोज उसे हौसला दिया। धीरे धीरे विवेक बदलने लगा। पढ़ाई में अच्छा होने लगा, खेलों में हिस्सा लेने लगा और अध्यापकों से तारीफ पाई। मगर समाज कहाँ चैन से बैठता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि एक अविवाहित औरत के घर 14 साल का लड़का रहना ठीक नहीं। मोहल्ले की महिलाएं ताने देती, वकील बिरादरी तंज करती। विवेक को स्कूल के बच्चे भी अनाथ होने और औरत के घर रहने पर चिढ़ाते। एक दिन वह मार खाकर घर आया और रोते हुए कहा, मैडम, जब तक हमारा रिश्ता दुनिया के सामने साफ नहीं होगा लोग मुझे सताते रहेंगे। प्रतीक्षा का दिल टूट गया। वह नहीं चाहती थी कि विवेक भी वही दर्द झेले जो उसने बचपन में झेला था। आखिरकार उसने बड़ा कदम उठाया। सामाजिक कार्यकर्ता दोस्त सविता के सुझाव से प्रतीक्षा और विवेक ने खुफिया तौर पर एक मंदिर में शादी कर ली। मंत्र पढ़े गए, घंटियां बजीं और दोनों ने एक दूसरे को हार पहनाई।
उस पल उन्हें ऐसा सुकून मिला जैसे बरसों बाद घर मिल गया हो। मगर यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अखबार, टीवी चैनल और मोहल्ले वालों ने हंगामा मचा दिया। अदालत में मुकदमा दायर हुआ कि यह शादी चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन है। प्रतीक्षा का वकालत लाइसेंस रद्द होने लगा। लोग घरों के बाहर प्रदर्शन करने लगे। अदालत में विवेक ने कहा, जी हाँ, मेरी उम्र 15 साल है, मगर यह शादी मेरी जिंदगी बचाने के लिए है। अगर मैडम न होती तो मैं मर गया होता। प्रतीक्षा ने कहा, कानून की नज़र में यह गलत हो सकता है, मगर मैंने यह कदम उसके संरक्षण के लिए उठाया। समाज के ताने उसे तोड़ रहे थे। अदालत ने प्रतीक्षा को जमानत पर रिहा किया और मामला लंबा चला। स्कूल ने विवेक को निकाल दिया, मगर प्रतीक्षा ने हाई कोर्ट में अपील की। फैसला हुआ कि बच्चे की शिक्षा छीनी नहीं जा सकती। समय बीतता गया। विवेक ने घर पर शिक्षा प्राप्त की और 18 साल का हो गया। अब उसकी शादी कानूनी रूप से मान्य थी। विवेक ने आगे की पढ़ाई की, वकालत में आया और प्रतीक्षा के साथ मिलकर समाज के जुल्म झेलते बच्चों के लिए मुकदमे लड़ने लगा। लोग अब उन्हें तानों से नहीं बल्कि मिसाल के रूप में याद करने लगे। किताबों में उनकी कहानी लिखी जाने लगी। रात को छत पर बैठकर वे दोनों सितारों को देखते, अतीत याद करते और भविष्य के सपने बुनते। विवेक कहता, मैडम, आपने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई बल्कि मुझे नई दुनिया दी। प्रतीक्षा मुस्कुराकर कहती, विवेक, तुमने भी मुझे मुकम्मल किया। इस तरह प्रतीक्षा और विवेक की कहानी एक मिसाल बन गई, जो साबित करती है कि सच्चाई, प्यार और इंसानियत कानून और समाज की बनाई दीवारों से कहीं अधिक ताकतवर हैं।